नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के डी आई टी स्टडीज़ पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसा कि साथियों हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 27 है, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, उदासीन टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के किस संयोजन से लिया जाता है, ये आपको पूछा गया है। यानी ट्रांसफॉर्मर का जो हम न्यूट्रल टर्मिनल प्राप्त करते हैं वो इनमें से कौन से कनेक्शन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सीरीज, ऑप्शन बी है डेल्टा, ऑप्शन सी है स्टार संयोजन और ऑप्शन डी है आपका समांतर संयोजन। बताइए साथियों, किस संयोजन के द्वारा हमें न्यूट्रल टर्मिनल है वो प्राप्त होता है। ट्रांसफॉर्मर के चैप्टर से एकदम इजी क्वेश्चन है साथियों। अगर आपने ध्यानपूर्वक ट्रांसफॉर्मर पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रांसफॉर्मर की ड्यूटी अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन में है तो स्टार से हैं जो हमें न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है। साथ ही ध्यान रखना, स्टार में है जो आपकी ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन किस प्रकार होता है, यानी सभी वाइंडिंग्स के जो एक साइड के सिरे हैं वो एक पॉइंट पे जुड़े रहते हैं। यानी ये हम कहे तो आपकी एक वाइंडिंग ये हो गई, ये हो गई और एक आपके ये हो गई। तो सभी वाइंडिंग्स के जो हम कहे या तो स्टार्टिंग के सिरे या एंडिंग के सिरे एक पॉइंट पे जुड़े होंगे और इसी पॉइंट से जो हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है। यानी ये आपके आर वाई बी तीन फेज हो गए और ये आपका न्यूट्रल प्राप्त हो गया। तो न्यूट्रल है जो हमें स्टार कनेक्शन से प्राप्त होता है। साथ ही ध्यान रखना, डेल्टा से है जो हमें न्यूट्रल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में संयोजित होती है ताकि हमें न्यूट्रल मिल सके, जिसके जिसके साथ हम थ्री फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी ट्रांसफॉर्मर से प्राप्त कर सकती है न्यूट्रल के माध्यम से। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार कनेक्शन में है जो हमें न्यूट्रल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि किसी प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर में स्लॉट की संख्या में वृद्धि की जाती है तो इनमें से क्या इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलेगा। बताइए साथियों, इंडक्शन मोटर के स्लॉट की संख्या को बढ़ाया जाता है तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको, इससे अति भारण यानी ओवरलोडिंग क्षमता बेहतर होगी। ऑप्शन बी है, इससे मोटर का आकार छोटा हो जाता है। ऑप्शन सी है, इससे ओवरलोडिंग क्षमता में कमी होती है और ऑप्शन डी आपको दे रखा है, इससे मोटर के आकार में वृद्धि होती है। बताइए साथियों, इंडक्शन मोटर में यदि हम स्लॉट्स की संख्या में वृद्धि करते हैं तो इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी यदि हम इंडक्शन मोटर में स्लॉट की संख्या बढ़ा देते हैं तो इससे हमारी जो ओवरलोडिंग क्षमता है, मोटर के ओवरलोड होने की जो कैपेसिटी है वो बेहतर हो जाती है। साथियों ध्यान रखना, मोटर है जो आपकी पहले की तुलना में कम है जो ओवरलोड होगी। साथ ही ध्यान रखना, इससे मोटर की ओवरलोडिंग क्षमता है वो आपकी अच्छी हो जाती है। साथ ही ध्यान रखना, यदि हम इंडक्शन मोटर में स्लॉट की संख्या में वृद्धि करते हैं तो मोटर की ओवरलोडिंग क्षमता है वो बेहतर हो जाती है। मोटर का आकार छोटा नहीं होता है, मोटर की ओवरलोडिंग क्षमता में कमी नहीं होती है, मोटर के आकार में वृद्धि भी नहीं होती है। यदि हम स्लॉट की संख्या बढ़ाते हैं तो इससे हमारी ओनली फॉर है जो मोटर की ओवरलोडिंग क्षमता है वो अच्छी हो जाती है या उच्च दक्षता वाली हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आर्सेनिक एक है। अब बताइए साथियों, आर्सेनिक एक आपको मटेरियल दे रखा है। अब आपको पूछा यह एक शून्य संयोजी पदार्थ है।
ऑप्शन बी है चतुस्संयोजी पदार्थ है, ऑप्शन सी है पंचसंयोजी पदार्थ है, या ऑप्शन डी है आपका षटसंयोजी पदार्थ है। अब बताइए साथियों, अर्सेनिक है वो इनमें से किस प्रकार का मटेरियल है। तो साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि त्रिसंयोजी पदार्थ कौन से होते हैं, पंचसंयोजी पदार्थ कौन से होते हैं, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। अगर आपने इनके बारे में पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो साथियों एक होते हैं आपके त्रिसंयोजी पदार्थ। त्रिसंयोजी पदार्थ आपके कौन कौन से होते हैं साथियों, ध्यान रखना। त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और आपका इंडियम। ये है जो आपके त्रिसंयोजी पदार्थ है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। साथियों ध्यान रखना, बोरोन को हम बी से दर्शाते हैं, एल्यूमिनियम को एल से दर्शाते हैं, गैलियम को जी ए से दर्शाते हैं और आपका इंडियम को आई एन से दर्शाते हैं। ये आपके हो गए त्रिसंयोजी पदार्थ। अब साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पंचसंयोजी पदार्थ कौन से होते हैं। ये जो चारों हैं वो आपके त्रिसंयोजी पदार्थ है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए पंचसंयोजी पदार्थों के बारे में। तो साथियों पंचसंयोजी पदार्थ होते हैं आपके फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये जो आपके पंचसंयोजी पदार्थ है। साथ ही ध्यान रखना, त्रिसंयोजी पदार्थ है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और पंचसंयोजी पदार्थ है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। फास्फोरस को हम पी से दर्शाते हैं, आर्सेनिक को हम ए एस से दर्शाते हैं, एंटीमनी को हम एस बी से दर्शाते हैं और बिस्मिथ को हम बी आई से दर्शाते हैं। साथियों ध्यान रखना, तो आपको इसमें अर्सेनिक का पूछा है तो अर्सेनिक साथियों ध्यान रखना आपका कौन सा पदार्थ है, पंचसंयोजी पदार्थ है। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है, यानी अर्सेनिक का जो आपका एक पंचसंयोजी पदार्थ है। तो साथियों अब आपको ध्यान रखना है कि आप इनको याद कैसे रख पाओगे, या आप हैं जो इनमें अपना कंफ्यूजन है जो दूर कैसे कर पाओगे। तो साथियों ध्यान रखना, आप त्रिसंयोजी पदार्थ है जो आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम है, इनको आप याद रख सकते हो, यानी बी ए आई जी, बेग। ये है जो आपकी ट्रिक है त्रिसंयोजी पदार्थ को याद रखने की, यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम। साथ ही ध्यान रखना बेग है, इस ट्रिक के माध्यम से आप त्रिसंयोजी पदार्थ को याद रख सकते हो, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम। और पंचसंयोजी पदार्थों को आप याद रख सकते हो बी डबल ए पी, यानी बाप के माध्यम से आप पंचसंयोजी पदार्थों को याद रख सकते हो। साथ ही ध्यान रखना, बी से हो गया आपका बिस्मिथ, ए से एंटीमनी, ए से अर्सेनिक और बी से फास्फोरस। साथियों ध्यान रखना, बी से बिस्मिथ, ए से एंटीमनी, ए से अर्सेनिक और बी से फास्फोरस। तो बाप से आप पंचसंयोजी पदार्थों को और बेग से आप त्रिसंयोजी पदार्थों को, ये आपकी ट्रिक हो गई त्रिसंयोजी पदार्थ और पंचसंयोजी पदार्थों को याद रखने की। इस ट्रिक के माध्यम से जो आप इन पदार्थों को याद रख पाओगे और आप कंफ्यूज भी आपको नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको अर्सेनिक के बारे में पूछा है, तो अर्सेनिक के बारे में हमने जान लिया, ये जो आपका पंचसंयोजी पदार्थ है, या हम कह सकते हैं पेंटावलेट मटेरियल है, ये आपका अर्सेनिक है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सामान्यतः वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है। बताइए साथियों, वर्नियर कैलिपर होता है वो आपका निम्न से निम्न है जो कितने मान को माप सकता है, यह आपको पूछा गया है। उसकी न्यूनतम माप सीमा है वो क्या है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 0.001 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है आपका 0.01 सेंटीमीटर। बताइए साथियों, वर्नियर कैलिपर का आपका जो मापने का पैमाना है वो न्यूनतम है जो कितना होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.1 सेंटीमीटर है
इस माप सीमा तक आपका न्यूनतम मान है वो वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों। ध्यान रखना दोस्तों, ये डायरेक्ट है जो आपका याद रखने वाला, रट के याद रखने वाला आंकड़ा है, तो इसको आपको रट के याद रखना ही पड़ेगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। वर्नियर कैलिपर का अगर आपको अल्पतमार्क या न्यूनतम माप सीमा पूछे तो आपको 0.1 सेंटीमीटर है जो बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच जुड़ा हुआ है। परिपथ में धारा क्या होगी? साथियों ध्यान रखना, 6 ओम के आपके 3 प्रतिरोध है, 1 2 3, तीनों है जो आपके 6 ओम के है, और ये है जो आपके समांतर में जुड़े हुए हैं साथियों ध्यान रखना। और इनके श्रेणी क्रम में एक आपका 3 ओम का प्रतिरोध है जो जुड़ा हुआ है। साथियों ध्यान रखना, 6 ओम के जो आपके 3 प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में है, और इस संयोजन के श्रेणी क्रम में आपका 3 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और यह है जो आपके 10 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं सारे। तो अब इस परिपथ में आपको धारा का मान पूछा है साथियों ध्यान रखना। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए आपको पहले इस परिपथ का कुल रेजिस्टेंस निकालना होगा। कुल रेजिस्टेंस निकालने के लिए साथियों ध्यान रखना, अगर समान मान के आपके प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका आर बटे एन, यानी समांतर क्रम में जो आपके समान मान के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं और एक का मान कितना है आपका 6 ओम है, और संख्या कितनी है यानी एन, यहाँ पे आपके प्रतिरोधों की संख्या 3 है। तो आपका इस परिपथ का यानी समांतर में जो आपके 3 प्रतिरोध जुड़े हैं उनका आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। तो ये परिपथ आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 2 ओम आ गया और यहाँ पे आपका 3 ओम आ गया। तो साथियों ध्यान रखना, श्रेणी में आपका 2 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा 5 ओम। तो अब यह परिपथ है जो आपका, यानी इसमें रेजिस्टेंस है जो आपका 5 ओम का लगा हुआ है, और इसमें 10 वोल्ट की है जो आपकी सप्लाई लगी हुई है। धारा का मान आपको पूछा गया है, तो धारा आई बराबर होता है आपका वी बटे आर। वोल्टेज का मान आपको दे रखा है 10 वोल्ट, और आर आपके पास आ गया 5 ओम। तो इससे आपके पास धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर। तो इस परिपथ में आपके धारा का मान आ गया 2 एम्पियर, यानी ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, इस प्रकार है जो पूरा सॉल्यूशन करके है जो आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला वगैरह याद है तो आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आपको समझाने के लिए है जो पूरी प्रोसेस बताई है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि यदि आपके 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपका टोटल रेजिस्टेंस है जो आपका 2 ओम हो जाएगा, और इसके साथ है जो आपका श्रेणी क्रम में 3 ओम का जुड़ा है तो कुल आपका रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाएगा, और वोल्टेज का मान आपको 10 वोल्ट दे रखा है, और धारा है जो आपकी आई बराबर वी बटे आर होती है, तो 10/5 आपका 2 एम्पियर है जो आप डायरेक्ट है जो बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैंने तो समझाने के लिए जो आपको पूरी प्रोसेस है जो बताई है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के न्यूट्रल वायर के लिए किस कलर कोड का प्रयोग किया जाता है? अब बताइए साथियों, जो आपके पास है 3 कोर का ये फ्लेक्सिबल केबल है, उसमें हम न्यूट्रल वायर के लिए किस प्रकार के रंग का प्रयोग करेंगे यह आपको पूछा गया है, यानी न्यूट्रल है जो आपका उसमें किस कलर का आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, और ऑप्शन डी है आपका काला। तो साथ ध्यान रखना, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में जो आपके न्यूट्रल का वायर है, वायर का कलर है जो हमारा नीला होता है। साथियों ध्यान रखना, साथियों ध्यान रखना, नीला है जो आपका 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के लिए है, जो आपके न्यूट्रल का वायर है वो नीला होगा। और अगर आप सिंगल फेज की बात करें या आप डीसी की बात करें तो उसमें जो आपका न्यूट्रल का कलर है जो आपको काला देखने को मिलेगा। लाल है जो आपका फेज का कलर होता है, और हरा है जो आपका अर्थिंग का कलर होता है। लेकिन अगर आपके 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल की बात की जाए तो वहाँ पे जो आपका न्यूट्रल के लिए नीला कलर है जो आपको देखने को मिलेगा। लाल आपका फेज का हो गया, और हरा है जो आपका अर्थिंग का हो गया, और ब्लैक है जो आपका सिंगल फेज एसी सप्लाई में या आपका डीसी सप्लाई में जो न्यूट्रल का कलर है वो आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। और 3 फेज में जो आपके आर वाई बी है जो आपके फेज का कलर होता है, यानी रेड येलो और ब्लू, लाल पीला और नीला है जो आपके 3 फेज में फेज अनुक्रम होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सिरोपरी लाइन को क्या कहा जाता है? अब बताइए साथियों, जो आपके घर के बाहर तक जो सप्लाई आ रखी है, वहाँ से जो आपका घर में आपके टर्मिनल पर जो सप्लाई जुड़ी हुई है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। यानी घर के बाहर जो आपके पोल लगा है, वहाँ से लेके आपके जो घर पे वायरिंग से जहाँ पे कनेक्ट हो रखे हैं वायर, वहाँ तक की लाइन को है क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका सर्विस मेंस, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी है फीडर और ऑप्शन डी है ट्रांसमीटर। तो साथ ही ध्यान रखना, इस लाइन को है जो हमारा सर्विस मेंस है, जो इस लाइन को नाम दिया जाता है। साथ ही ध्यान रखना, आपके घर के बाहर पोल से आपके घर तक जो आपका टर्मिनल तक जो वायर आ रखा है, उसे सर्विस मेंस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको ध्यान रखना साथियों, जो आपका लोकल सब स्टेशन है, लोकल सब स्टेशन, वहाँ से जो आपके घर के बाहर तक जो सप्लाई आ रखी है ना, घर के बाहर पोल तक, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना, लोकल सब स्टेशन से आपके घर के बाहर पोल तक जो सप्लाई आ रखी है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और उस पोल से जो आपके घर के अंदर तक आ रखी है, उसे सर्विसमेंस कहते हैं। और जो आपके द्वितीयक सब स्टेशन से, यानी द्वितीयक सब स्टेशन से जो आपके लोकल सब स्टेशन पर जो सप्लाई आ रखी है, उसे हैं जो फीडर कहा जाता है। साथ ही ध्यान रखना, द्वितीयक सब स्टेशन से लोकल सब स्टेशन की लाइन को फीडर कहा जाता है, और लोकल सब स्टेशन से जो आपके घर के बाहर पोल तक आ रखी है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। और घर के बाहर जो पोल से आपके घर में आ रखी है, उसे है जो सर्विस मेंस कहा जाता है। तो ये हमने बात कर ली सर्विस मेंस, डिस्ट्रीब्यूटर और फीडर की। तो यहाँ पे आपको उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सिरोपरी लाइन को, यानी जो आपके घर के बाहर पोल आ रखा है, वहाँ से आपके घर में टर्मिनल तक जो सप्लाई आ रखी है, उसे है जो सर्विस मेंस लाइन्स का नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में, साथ ही ध्यान रखना ये पी नहीं है, ये है जो आपका रो का सिंबल है। रो क्या दर्शाता है, यानी जो आपका आर बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, इसमें जो रो है जो आपका क्या दर्शाता है, किस क्वांटिटी को है जो दर्शाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है चालकता यानी कंडक्टेंस, ऑप्शन बी है प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी, ऑप्शन सी है चालकता यानी कंडक्टिविटी, और ऑप्शन डी है आपका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो साथियों ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जो आपका आर है वो आपका प्रतिरोध दर्शाता है, और जो आपका रो है वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। एल है जो आपका लंबाई दर्शाता है, कंडक्टर की लंबाई, और ए है जो आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, वो आपका ए दर्शाता है। तो यहाँ आपको रो के बारे में पूछा है, तो रो है जो आपका प्रतिरोधकता, या हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, कंडक्टेंस को हम जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और कंडक्टिविटी को, यानी हम कह सकते हैं विशिष्ट चालकता या चालकता को हम सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध को हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साथ ही ध्यान रखना, कंडक्टिविटी या चालकता को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, और प्रतिरोधकता को ही या रेसिस्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व यानी कंडक्टेंस, और आपके विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता, या हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी। तो इन फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना है। चालकत्व का आपका व्युत्क्रम हो गया प्रतिरोध, और विशिष्ट चालकता का प्रतिरोध हो गया रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपका रो है वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सारे क्वेश्चन है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की आपकी प्रबल संभावना है। तो सारे क्वेश्चन है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस की आपको बार बार है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा है जो आपके ये क्वेश्चन है जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी कार्यशाला में इनमें से कौन सा कला अनुक्रम
बनाए रखा जाता है? बताइए साथियों, फेज का जो सही सीक्वेंस है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है वाई आर बी, ऑप्शन बी है आर वाई आर, ऑप्शन सी है बी वाई आर और ऑप्शन डी है आपका आर वाई बी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है साथियों, बिना देरी किए इसका जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। यानी जो आर वाई बी है वो आपका सही है, जो आपका फेज क्रम होता है। आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो और बी का मतलब ब्लू, यानी लाल, पीला और नीला है जो आपका सही क्रम है, जो आपका फेज सीक्वेंस का है। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बैटरी की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? बताइए साथियों, जो हमारे घरों में या ट्रैक्टर या गाड़ियों में जो आपकी बैटरी लगी होती है उसकी रेटिंग है वो किस राशि में व्यक्त की जाती है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है वाट घंटा, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है एम्पियर घंटा और ऑप्शन डी है वाट। तो साथियों ध्यान रखना, बैटरी की रेटिंग है वो आपकी एच यानी एम्पियर हाउर में प्रदर्शित की जाती है। ये है जो आपके बैटरी की रेटिंग का व्यक्त करने की क्वांटिटी है, एम्पियर हावर। एम्पियर हाउर है जो आपके बैटरी की रेटिंग है, जो व्यक्त करने की राशि है। साथियों ध्यान रखना, वाट घंटा है जो आपके शक्ति की है, शक्ति की आपकी बड़ी इकाई है, और एम्पियर है इसमें हम धारा को मापते हैं, और वाट भी आपकी शक्ति की इकाई है। लेकिन जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर लगा होता है वो आपका ऊर्जा को किस रूप में व्यक्त करता है, के डब्ल्यू एच, जिसे हम किलो वाट आवर या यूनिट भी कहते हैं। साथ में ध्यान रखना, और बैटरी की रेटिंग है जो आपकी एम्पियर आवर्स में दी जाती है। ऑप्शन सी है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ में ध्यान रखना, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी जो आपकी फ्यूज की रेटिंग है वो आपकी किस में दी जाती है? तो साथ में ध्यान रखना, फ्यूज की रेटिंग भी जो आपकी एम्पियर में दी जाती है। साथ में ध्यान रखना, यानी हम फ्यूज वायर का निर्धारण भी एम्पियर रेटिंग के आधार पर करते हैं। तो साथ में ध्यान रखना, फ्यूज रेटिंग है जो आपकी एम्पियर में दी जाती है, और बैटरी रेटिंग है जो आपकी एम्पियर आवर यानी एम्पियर घंटा में दी जाती है। ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत रासायनिक उपकरण है? बताइए साथियों, इसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल डिवाइस कौन सा है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है बल्ब, ऑप्शन बी है हीटर, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है ट्यूब। तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्द से जल्द है जो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि हम जल्द से जल्द है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो ये जो आपके विद्युत रासायनिक सेल चैप्टर है उसका एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो बिना देरी किए इसका सही आंसर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें जो आपका विद्युत रासायनिक उपकरण है वो आपका सेल है, यानी सेल है जो आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। साथियों ध्यान रखना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति है जो आपकी सेल है। और इसमें आपको यही पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक उपकरण है जो आपका कौन सा है, तो सेल हो गया। साथ ही ध्यान रखना, बल्ब में जो हम फिलामेंट काम में लेते हैं वो आपका टंगस्टन का बना होता है, यानी जो आपके इनकैंडिसेंट लैंप में हम फिलामेंट बना काम में लेते हैं वो टंगस्टन का बना होता है। और साथ ही ध्यान रखना, टंगस्टन को जो आपका गलनांक है वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और हीटर के बारे में अगर हम बात करें तो हीटर का जो आपका हीटिंग एलिमेंट है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। और ट्यूब है जो आपकी आयनीकरण यानी विद्युत धारा के आयनीकरण प्रभाव पर आयनीजेशन इफेक्ट पे जो कार्य करती है, यानी इसमें जो आपका पारा मरकरी वगैरह भरा जाता है उसका विद्युत धारा प्रवाहित करने पे आयनीजेशन होता है, जिसके कारण है जो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो साथ ही इस क्वेश्चन में आपको विद्युत रासायनिक उपकरण का पूछा है तो वो आपका सेल है, ऑप्शन सी है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, मानक स्थितियों के अंतर्गत शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता कितनी होती है? बताइए साथियों, सिलिकॉन का आपको विशिष्ट प्रतिरोध है जो आपको पूछा गया है, शुद्ध सिलिकॉन का विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना होगा? डायरेक्ट याद रखने वाला फैक्ट है साथियों, यानी इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो आपको बार बार पढ़ पढ़ कर याद करने होते हैं, रटने पड़ते हैं साथियों, इनमें समझाने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर ये आंकड़े आपको याद है तो एग्जाम में है जो आप
डायरेक्ट है जो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये अगर याद नहीं है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप इस क्वेश्चन का आंसर है जो नहीं दे सकते। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं याद है तो आप उसका यानी अंदाज से या कह सकते हैं कि सोच विचार करके आप उसका आंसर है जो नहीं दे सकते हैं। डायरेक्ट अगर याद है तो ही आप उस क्वेश्चन का आंसर है दे पाओगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है जो आपके सिलिकॉन की विशिष्ट प्रतिरोध या हम कह सकते हैं जो प्रतिरोधकता है उसका मान है जो 6 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर होता है। तो साथियों इस प्रकार के जो आंकड़े हैं वो आपको आप बार बार पढ़ते हो तो आपको याद हो जाती है। तो इस प्रकार के आंकड़ों को आपको बार बार है जो रिवाइज करते रहना चाहिए। और आंकड़ों से हैं जो सीधे डायरेक्ट फैक्ट से हैं जो आजकल है जो क्वेश्चन के ज़्यादा पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी सिलिकॉन का जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है 6 × 10⁻³ है ओम सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 6 किलो ओम सेंटीमीटर है जो आपकी सिलिकॉन का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है न्यूट्रल अर्थिंग के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। बताइए साथियों, ट्रांसफार्मर चैप्टर से भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रांसफार्मर हो गए, मशीन हो गए, आपका डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, इन चैप्टर से हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका पूछे जाने का ट्रेंड है जो अधिक रहता है। बाकी चैप्टर से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने इन चैप्टरों से पूछे जाते हैं। यानी ट्रांसफार्मर, मशीन्स ये आपके मेन चैप्टर होते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, और इन्हीं से हैं जो ज़्यादा सर क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रल अर्थिंग के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी, ऑप्शन सी है ऑटो ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन डी है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी। साथ ही ध्यान रखना ये आपका सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, ये होता है आपका पीटी का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो न्यूट्रल के लिए अर्थिंग, अर्थिंग का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है जो देने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। साथियों ऑप्शन ए में ही आपको दे रखा है ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, यानी ग्राउंडिंग है। अर्थिंग करने के लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लेंगे, ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर है जो काम में लेंगे। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना न्यूट्रल की अर्थिंग के लिए हम ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, और सीटी और पीटी का है जो हम उच्च धारा या उच्च वोल्टेज मापने वाले उपकरणों में करते हैं। उच्च धारा या उच्च वोल्टेज मापने वाले उपकरणों में हम सीटीपीटी का उपयोग करते हैं। और ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में मुख्य बात यह होती है कि आपकी इसमें एक ही वाइंडिंग होती है जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती होती है। और इसी में जो हम सेकेंडरी पर है जो अपने टेपिंग रख लेते हैं, यानी हमें जितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है उस आधार पे है जो सेकेंडरी पे जो आपके टेपिंग्स रखी जाती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें आपके एक ही वाइंडिंग है जो होती है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑटो ट्रांसफार्मर का आपको सिद्धांत भी ध्यान रखना चाहिए, यह स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे है जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है जो कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर है जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर है जो आपका ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। और स्व प्रेरण है जो आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन में आपको न्यूट्रल अर्थिंग के लिए पूछा गया है, तो ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर है जो हम न्यूट्रल अर्थिंग के लिए उसे प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन ई है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है जब दो लेखलांसी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। अब बताइए साथियों, यानी जो आपका प्राथमिक प्रकार का एक सेल है लेखलांसी सेल, और उस प्रकार के दो सेल है जो आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो टोटल वोल्टेज है जो आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए 1.4 वोल्ट, ऑप्शन बी है 3.6 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2.8 वोल्ट, और ऑप्शन डी है आपका 0.7 वोल्ट। तो ये साथियों ले क्लासी सेल का आपका अगर आपको ईएमएफ पता होता है कि ले क्लासी सेल का ईएमएफ कितना होता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर है जो आसानी से दे सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखना आपके ले क्लासी सेल का जो आपका ईएमएफ होता है वो लगभग होता है आपका 1.4 वोल्ट होता है। और यहाँ पे अगर आपके पास दो सेल सीरीज में जुड़े हैं तो आपका 1.4 और 1.4 प्लस कितना हो जाएगा 2.8 वोल्ट है जो आपके दो लेक्लासी सेल का टोटल ईएमएफ है जो हो जाएगा। ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना
एक इलेक्ट्रॉनिक सेल का आपका ईएमएफ है जो आपके लगभग 1.4 वोल्ट होता है, और दो का पूछा है तो सीरीज में जुड़े हैं तो आपका टोटल जो ईएमएफ है वो आपका जुड़ जाएगा, और 2.8 वोल्ट है जो आपके सही आंसर हो जाएगा। यानी सीरीज में जो आपके वोल्टेज का मान है वो आपका जुड़ता है, और धारा है जो आपकी सीरीज में समान रहती है, और जो आपके समांतर क्रम में है वो इसका उल्टा होता है, यानी समांतर में आपके वोल्टेज समान रहते हैं और धारा है जो आपकी जुड़ती है, या हम कह सकते हैं धारा है जो आपकी अलग अलग होती है। यानी सीरीज और समांतर कनेक्शन में इन बातों का आपका ध्यान रखना है, सीरीज में धारा समान और समांतर में वोल्टेज समान। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रतिष्ठम विद्युत परिपथ में किसके समतुल्य होता है? बताइए साथियों, जैसे आपके चुंबकीय परिपथ में आपके पास प्रतिष्ठम होता है, उसी प्रकार विद्युतीय परिपथ में कौन सा तत्व है जो आपको प्रतिष्ठम के समान गुणों वाला है? ऑप्शन ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी है चुंबकत्वयता या परमियंस, ऑप्शन सी है धारिता कैपेसिटेंस, और ऑप्शन डी है आपका प्रेरकता यानी इंडक्टेंस। तो साथ में एकदम इजी क्वेश्चन है, यानी आपका प्रतिष्ठम का क्या कार्य होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, और उसी प्रकार है जो आपका चुंबकीय फ्लक्स के समान ही आपका विद्युतीय परिपथ में होता है विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का जो आपका कार्य है वो आपका करता है प्रतिरोध। ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर है, यानी चुंबकीय परिपथों में प्रतिष्ठम के समतुल्य विद्युतीय परिपथों में आपको प्रतिरोध देखने को मिलता है। साथ ही ध्यान रखना ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर है। प्रतिष्ठम भी आपका चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, और प्रतिरोध है जो आपका उसी प्रकार विद्युतीय परिपथ में विद्युत वाहक बल के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है या अवरोध उत्पन्न करता है। और प्रतिरोध का मात्रक साथ ही ध्यान रखना चाहिए आपको, क्या होता है? ओम होता है। परमियंस का मात्रक आपका महो होता है। धारिता का मात्रक आपका फेरेड होता है, और प्रेरकत्व का मात्रक आपका हेनरी होता है। इन सभी को आपका मात्रक भी आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रेरकत्व का हेनरी, धारिता का फेरेड, परमियंस का महो, और प्रतिरोध का ओम। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के टर्मिनलों के नाम है। बताइए साथियों, जो आपके पास ट्रांजिस्टर है जो आपकी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसके टर्मिनलों के हैं जो नाम है वो क्या क्या होते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है कलेक्ट बाइस एमिट, ऑप्शन बी है कलेक्टर बेस एमिटर, ऑप्शन सी है कलेक्ट बेस एमिटर, और ऑप्शन डी है आपका कलेक्टर बाइस एमिटर। तो बताइए साथियों, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक जो आपके पास ट्रांजिस्टर होता है उसके आपके तीन टर्मिनल होते हैं, यानी बेस, एमिटर और कलेक्टर। तो आपका ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है, यानी ट्रांजिस्टर के टर्मिनलों के नाम होते हैं कलेक्टर बेस एमिटर, या हम कह सकते हैं बेस एमिटर है कलेक्टर, जो आपके ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल्स के नाम होते हैं। ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है साथियों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अतिरिक्त धारा और लघु परिपथ के विरुद्ध स्वचालित सुरक्षा प्रदान करता है? यानी इनमें से कौन सा डिवाइस है जो आपको ओवरलोड करंट या आपका शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ऑटोमेटिक है जो सेफ्टी प्रदान करता है? ऑप्शन ए है फ्यूज, ऑप्शन बी है आइसोलेटर, ऑप्शन सी है लिमिट स्विच, और ऑप्शन डी है आपका स्विच। तो साथ ही एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो आपका ऑटोमेटिक जो आपकी सेफ्टी डिवाइस है वो है आपकी फ्यूज। यानी है जो आपका ओवरलोड यानी अतिरिक्त करंट प्रवाहित होगा, या आगे आपका सर्किट है जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उस कंडीशन में यह अपने आप है जो पिघल जाएगा और आगे जो परिपथ है उसकी सेफ्टी प्रदान करेगा। यानी फ्यूज है जो आपका खुद पिघल जाएगा, आगे वाले जो जो भी आपके घरेलू डिवाइस लगे होंगे उनको जो सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही ध्यान रखना आइसोलेटर भी आपका एक प्रकार का स्विच है जिसे हम नो लोड कंडीशन में ऑपरेट करना चाहिए, यानी इस पे लोड हटा के फिर आपको आइसोलेटर स्विच को ऑपरेट करना चाहिए। लिमिट स्विच भी आपके एक स्विच का प्रकार है, और स्विच साथ ही ध्यान रखना इसका आंसर नहीं होने वाला है, फ्यूज है जो आपका इसका सही आंसर है। यानी जो आपके ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट से आपके डिवाइस को सेफ्टी प्रदान करने का कार्य है वो फ्यूज का होता है। ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 60 वोल्ट के सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनका तुल्य वोल्टेज कितना होगा? अब देखिए साथियों, आपके पास तीन सेल है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं,
ए का मान आपको दे रखा है 20 वोल्ट, ए का मान दे रखा है आपको 30 वोल्ट और ए का मान दे रखा है 60 वोल्ट। और कनेक्शन कौन सा है आपका? सीरीज। तो साथियों हमने अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि सीरीज में जो आपके वोल्टेज का मान है जो जुड़ता है और समांतर में जो वोल्टेज का मान समान रहता है। जबकि आपके समांतर क्रम में आपके वोल्टेज का मान समान रहता है तो धारा का मान आपका जुड़ता है, लेकिन सीरीज में धारा का मान है जो समान रहता है। तो सीरीज और समांतर के बारे में ये दोनों बातें मैंने अभी आपको बताई है। एक बार पुनः बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और इसको याद रखना है। सीरीज में आपके धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, और समांतर में आपके वोल्टेज समान और धारा है जो अलग अलग होती है। तो साथियों टोटल वोल्टेज है सीरीज में आपके जुड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 110 वोल्ट है जो आपके तुल्य वोल्टेज का मान आ जाएगा। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों। यानी इस परिपथ में जो आपका टोटल वोल्टेज होगा वो 110 वोल्टेज होगा। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कंडक्टर सामग्री की प्रतिरोधकता पर तापमान भिन्नता का प्रभाव वक्र द्वारा दिया जाता है। यानी साथियों सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो जो आपके चालक पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि जो आपके चालकों की जो आपकी ताप गुणांक है वो किस प्रकार का होता है, यह आपको पूछा गया है। यानी रैखिक होता है, अति परिवलय होता है, जया फलन या साइन फंक्शन होता है, या आपका हेलिकल यानी कुंडलित होता है। बताइए साथियों जब हम चालकों का तापमान के अनुरूप वक्र प्रदर्शित करते हैं तो वह वक्र है जो आपका किस प्रकार का होगा। तो साथियों ध्यान रखना, चालक है जो आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी टेम्प जो आपके ताप गुणा के आधार पर है जो आपके दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं पीटीसी और एक होते हैं आपके एनटीसी। यानी जो आपके पॉजिटिव कोऑपरेट टेम्परेचर कोएफिशिएंट और आपके नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी आपके धनात्मक ताप गुणांक और आपके ऋणात्मक ताप गुणांक। साथ ही ध्यान रखना जो आपके कंडक्टर होते हैं वो आपके पीटीसी प्रकार के होते हैं, यानी धनात्मक तापमान प्रकार के होते हैं, और आपके जो अर्धचालक या हम कहें अचालक होते हैं वो आपके एनटीसी प्रकार के होते हैं। यानी पीटीसी और एनटीसी का मतलब क्या है? पीटीसी पदार्थ के जो भी पदार्थ होंगे उनका आपका तापमान बढ़ने के साथ साथ है, यानी तापमान बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध भी है जो बढ़ेगा। लेकिन एनटीसी प्रकार के जो भी आपके अर्धचालक या अचालक है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रकार के हैं, उनमें आपके तापमान बढ़ने के साथ इन तापमान बढ़ेगा तो आपके प्रतिरोध का मान है वो घटेगा। तो इसी प्रकार है जो आपके पदार्थों को पीटीसी और एनटीसी प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब कंडक्टर का पूछे तो साथ ही ध्यान रखना, कंडक्टर है जो आपके पीटीसी प्रकार के अंतर्गत आता है, यानी इसका तापमान बढ़ेगा तो आपके प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो साथ ही ध्यान रखना एक तरफ है जो हम तापमान ले लेते हैं, एक पर है जो प्रतिरोध ले लेते हैं। जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी इसका जो हमें ग्राफ है वो आपका रेखिक देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना पीटीसी और एनटीसी के बारे में आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक और ऋणात्मक ताप गुणांक। धनात्मक ताप गुणांक में जो भी पदार्थ होते हैं उनका तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है, और ऋणात्मक तापमान गुणांक में जो भी पदार्थ होते हैं उनका तापमान बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान है जो घटता है। तो यहाँ पे हमें कंडक्टर का पूछा गया है, तो कंडक्टर जो आपके पीटीसी प्रकार के होते हैं, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनके प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। और इस प्रकार है जो हमें एक सीधी रेखा में ग्राफ देखने को मिलेगा जिसे हम रेखी कहते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज के सेशन के अपने अंतिम क्वेश्चन पे। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, पुनर्प्रबलित कंक्रीट स्तंभों की विस्तृत लंबाई स्पैन लेंथ 80 से 200 मीटर के बीच होती है क्योंकि ये होते हैं। बताइए साथियों जो आपके कंक्रीट के जो आपके पोल लगे होते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उनमें जो आपकी स्पैन की लंबाई है जो आपको 80 से 200 मीटर के बीच होती है, यानी अच्छी स्पैन लेंथ होती है। ये किस कारण होती है? बताइए साथियों। ऑप्शन ए अधिक मजबूत होते हैं ये पोल, ऑप्शन बी है मूल्य के अनुरूप अच्छे होते हैं, ऑप्शन सी अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ होते हैं, और ऑप्शन डी है आपका अधिक टिकाऊ होते हैं। तो बताइए साथियों जो आपकी इसमें स्पैन की लेंथ है जो अच्छी परास में आपको दे रखी है, यानी 80 से 200 मीटर है, क्योंकि ये जो आपके कंक्रीट की पोल है वो आपके अधिक मजबूत होते हैं। ऑप्शन ई है जो ए है जो आपका सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना कंक्रीट के पोल है जो अधिक मजबूत होने के कारण जो आपकी इसकी इनके बीच हम कह सकते हैं
स्पेन है, या हम कहें कि जो आपके दो पोलों के बीच की दूरी होती है ना, दो पोल के बीच की दूरी, उसे स्पेन कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना, दो पोल के बीच की दूरी को स्पेन कहते हैं। और कंक्रीट के जो दो पोल होते हैं उनके बीच में आपकी लगभग दूरी है जो 80 से 200 मीटर की होती है, क्योंकि ये जो मजबूत जो आपके कंक्रीट के पोल होते हैं वो मजबूत होते हैं, इनकी जो यांत्रिक सामर्थ्य है वो आपकी उच्च होती है। इसी कारण है जो इसमें स्पेन लेंथ है वो आपकी अच्छी प्रास में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए है जो आपका सही आंसर है साथियों। तो दोस्तों ये हमने आज के सेशन के सारे क्वेश्चन पे विस्तार पूर्वक है जो चर्चा कर ली है। साथ में मिलेंगे अगले सेशन में कुछ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चंस का रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे पाओगे। साथ ही ध्यान रखना, प्रैक्टिस से बढ़कर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा हैं जो आप अपने आप को मजबूत बना पाओगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चंस का रिवाइज करते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।